हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो हम पास्ट ईयर पेपर को सोल्व कर रहे थे। तो आज हमारा है डे 7 और डे 8। ओके, तो आज हमारा डे 8। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है, सो हम क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर बात करें तो देखो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से मतलब डिफिकल्ट से दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने देखा था क्वेश्चन नंबर 17 भी 18 भी, तो थोड़ा सा लेंथी सा दिख रहा है। मतलब इसको देखते ही बच्चा सोचेगा यार ये तो नहीं होगा। ठीक है, पहले ही मान लेते हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा और बहुत इजीली होगा। तो बात करते हैं कैसे होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखना चाहूँ तो इसमें सबसे पहले क्या बोला कि हमारे पास x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ओके, जिसका mgf दे दिया। ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज गिवन दैट mxt इक्वल टू e raised to the power t minus 1 डिवाइडेड बाय t। ठीक है, एंड t इज नॉट इक्वल टू 0। ये गिवन था, मैंने दोबारा लिख दिया, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है लेकिन इस mgf को देख के एक चीज पता चल रही है कि अगर तुमने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन याद किए होंगे, जब भी मैंने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए होंगे, जैसे चैनल पे डाल रखे होंगे या फिर मैंने जो वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने बता रखा है कि कौन से टॉपिक से क्या पढ़ना है, तो वहां पे मैंने कुछ चीजें बताई होगी। जब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की होगी तो मैंने वहां पे एक चीज बोली थी कि तुम्हें स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना क्या है। तो जब भी तुम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो उन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। ठीक है, ऐसे सीधा कोई नहीं बोलेगा कि तुमने एक बाइनोमियल दे दिया, बाइनोमियल को सोल्व करे, कोई नहीं देगा। ठीक है, वो 11th वाला बच्चा भी कर देता है, 10th वाला भी कर देगा अगर उसने पढ़ा होगा तो ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी कि एक्स मेरे पास यूनिफॉर्म है, एक्स मेरे पास बाइनोमियल है, एक्स मेरे पास कुछ और है, जो भी है उन सबकी प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी। उनमें इंटरलिंकिंग याद रखनी पड़ेगी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में किस फॉर्मेट में मैं जा सकता हूँ, किस वे में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये पता होना चाहिए मेरे पास। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अब ठंड आ रही है तो अगर मेरे पास स्वेटर नहीं है, ठीक है मान लेते हैं, और मम्मी का शॉल पड़ा है, तो मैं ये थोड़ी ना सोचूंगा यार मम्मी का नहीं ओढ़ना चाहिए। अब ठंड लग रही है तो ओढ़ूंगा ना। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे जो चीज रिक्वायरमेंट हो उसका यूज करो। ठीक है, जो चीज हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जितने भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऐसा है कि तुम्हें बहुत कुछ उनको डिराइव नहीं करना, एग्जाम में भी नहीं करना, उनको याद करना है, सो दैट अप्लाई करो। तो यहाँ पे था मेरे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसको देख के मेरे को पता चल रहा है कि ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है इफ एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म 0,1। इन दैट केस मेरे पास जो mgf होता है दैट फंक्शन इज दिस थिंग। ठीक है, तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को पता चल गया। अब बात करते हैं, इसने एक अल्फा दिया एक बीटा दिया, तो इसके ऊपर बात करूंगा थोड़ा सा। ओके, तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे तो क्वेश्चन को। तो हमें सबसे पहले जो mgf को देख के पता चला वो पता चला कि एक्स हमारे पास यूनिफॉर्म 0,1 डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ गया कि इसने बोला कि अल्फा मेरे पास है, अल्फा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी सच दैट 48x की पावर 2 माइनस 48x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो मतलब कोई बिल्कुल, ये 40 था यहाँ पे, बिल्कुल वो होगा कि मैं कुछ करना ही नहीं चाहता, या फिर जिसने प्रैक्टिस नहीं की, जो सोचना ही नहीं चाहेगा, इन दैट केस वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को देख के छोड़ देगा। ठीक है, करेगा ही नहीं, लेकिन कर लेना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स के बारे में पता चल गया। तो यहाँ पे इसने बोला कि मेरे पास ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 होगा। अब दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसके रूट निकाल लेंगे। सपोज करो इसके रूट आ गए मेरे पास अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो किस फॉर्मेट में बनेगी, x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2। ओके, दिस इज ग्रेटर देन 0। इन दैट केस वी विल अप्लाई आवर वेविकर मेथड। तो वो क्या कहता था, अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कोई अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2, इन दैट केस अल्फा 2 कुछ यहाँ पे रहा होगा और अल्फा 1 यहाँ पे रहा होगा। अब ग्रेटर देन 0 तो इधर से कर्व लेके आएंगे, इस पे क्रॉस किया नीचे गए, इस पे क्रॉस किया ऊपर चले गए, तो इधर से पॉजिटिव साइन देना स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, हमें देखना था कि ये इक्वेशन पॉजिटिव कब थी। तो ये इक्वेशन पॉजिटिव होगी जब अल्फा 2 से बड़ी वैल्यूज होंगी या फिर अल्फा 1 से छोटी वैल्यूज होंगी। ये हो गया कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये बेसिकली 7th 8th क्लास में मैंने कर लिया था। ठीक है, मेरे भाई ने बताया था, वो बड़ा है मेरे से, उसने बताया था। तो अगर स्कूल में पढ़ा होगा सबने, नियरली 10th में पढ़ लिया होता है ये सब। ठीक है, तो 10th की बात है, जो कुछ नहीं करना है इसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म तुम्हें पता होती है क्या होती है, ये चीज तुम्हें पता होती है क्या होती है, तुम्हें ये भी पता होता है कि एमजीएफ किसका था। तो इस वाले क्वेश्चन में जब अल्फा वाला पार्ट था उसमें तुमने कुछ भी यूज नहीं किया, कुछ भी, वैसे कि इक्वेशन को सोल्व किया। तो इसको सोल्व करते हैं, तो मैं अल्फा को फाइंड आउट करता हूँ। सो अल्फा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी सच दैट 48x स्क्वायर माइनस
40x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो इसके अगर मैं रूट बनाना चाहूंगा तो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे भाई, मैंने कहीं पे लिखे भी नहीं, लिखे ओके इसके रूट बनेंगे 36 एंड 4 समथिंग लाइक दैट। ठीक है लिखते हैं, तो इसका मैंने लिखा हुआ है 48 एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 4 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके रूट कुछ ऐसे बनेंगे, बना के देख लेना, मैंने पहले बना लिए थे। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी दैट 48 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये सब मेरे पास आ गया। अब यहाँ से मैं 4 को कॉमन निकालूंगा, तो प्रोबेबिलिटी दैट 4x, ओके ये कितना बन गया 12x माइनस 1, और इधर कितना हो गया -3, सो 12x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो रूट मेरे पास आ गए यहाँ पे, रूट जो है एक आ गया 3/4 और एक आ गया 1/12। ठीक है, अब इसमें देख लो कौन सा छोटा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9/12, 1/12, तो यहाँ पे 1/12 मेरे पास आ गया, यहाँ पे 9/12 आ गया, दिस इज 3/4। ओके, वेवी कर्व मेथड लगाएंगे, सो कर्व कुछ ऐसे जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी सच दैट x इज ग्रेटर देन 3/4 एंड x इज लेस देन 1/12। ठीक है, प्रोडक्ट में है तो एंड को हम मल्टीप्लाई में कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे पास रूट आ गए, दो एरियाज आ गए, तो प्लस हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, प्लस होगा ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, क्या कर दिया मैंने, प्लस होगा। ठीक है, दो केस बन रहे हैं ना, एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, तो प्लस बन जाएगा यहाँ पे, ये चीज होगी। अब एक्स के बारे में मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन पता है, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्स फॉलोइंग यूनिफॉर्म 0,1। ठीक है, तो ये वाला एरिया में सोल्व करूंगा तो 1 माइनस 3/4 प्लस ये वाला सोल्व करूंगा तो दैट इज 1/12। इसको मैं सोल्व करूंगा तो 1/4 प्लस 1/12, दैट थिंग कमिंग आउट टू बी 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 4/12, दैट इज 1/3। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया, उसके रूट्स निकाले, दो एरियाज मैंने देखे, दो केस बन गए, केस 1 केस 2, उनके लिए प्रोबेबिलिटी लिखी, उसको समेशन कर दिया। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो बहुत डिफिकल्ट था, अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम बात करते हैं बीटा के ऊपर, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेट मी डू समथिंग एल्स। तो बीटा की वैल्यू इसने बोला कि बीटा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट ln x स्क्वायर प्लस 2 ln x माइनस 3। ठीक है, तो ये वाला भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। बीटा की वैल्यू इसने दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी, मैं भूल गया, ln x स्क्वायर माइनस 2, ओके ln x का स्क्वायर माइनस 2 ln x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, आई गेस यही थी, दोबारा एक बार रीचेक कर लेता हूँ, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म प्लस में थी और ये वाली माइनस में थी, तो हमें ये फाइंड आउट करना अभी बीटा। अब देखो ऊपर क्वेश्चन में देखोगे तो तुम हमारे पास कुछ और वैल्यू निकालने के लिए दे रखी है, जो फाइनल रिजल्ट है वो अल्फा माइनस 2 टाइम्स log बीटा। तो देखेंगे बीटा निकालना पड़ेगा पहले तो सबसे पहली बात इसको मैं साफ साफ लिख लेता हूँ पहले तो, कि बीटा इक्वल टू, अब साफ भी मेरा तो गंदा ही है, ठीक है, ln x इसका स्क्वायर प्लस 2 ln x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। और हमें अभी एक चीज फाइंड आउट की है कि x हमारे पास था, दैट इज यूनिफॉर्म 0,1। अब देखो, मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूँ कि हमारे पास एक जनरल टेंडेंसी होती है जिसमें में हम पढ़ते हैं, जिसमें में हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत कुछ, मतलब एक चीज हमने कॉन्सेप्ट याद किया, कोई ट्रिक याद की, वो अप्लाई कर देंगे, एग्जाम में नहीं लगती। ठीक है, ट्रस्ट मी, एग्जाम में नहीं लगेगी, और तुम कितनी भी ट्रिक याद कर लो, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे, बाकियों को तुम जनरल वे में ही सोल्व कर पाओगे। ठीक है, बस बात है कि कितनी प्रैक्टिस है, कि कितनी जल्दी तुम जनरल मेथड को भी अप्लाई कर पा रहे हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, जनरल वे में होगा, अभी आगे मैं बताने वाला हूँ, लेकिन करेंगे नहीं बच्चे। ठीक है, प्रैक्टिस होती नहीं है तो डर लगेगा कि ये होगा नहीं, गलत हो जाएगा, तो करना ही नहीं। ठीक है, लेकिन करना है। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसा था कि x मेरे पास यूनिफॉर्म 0,1 फॉलो करता है, तो वापस हम पीछे एक बात पे जाएंगे, जो हम पीछे शायद क्वेश्चन नंबर 4-5 के आसपास कोई क्वेश्चन होगा, जहाँ पे हमने बात की थी कि अगर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है fx, दिस ऑलवेज फॉलोज यूनिफॉर्म 0,1। ठीक है, सो हम बोल सकते थे एक डमी वेरिएबल की, दिस डमी वेरिएबल x, अगर मैं इसको ft बोल देता हूँ, इज इक्वल टू f ऑफ t एंड दिस फॉलोज यूनिफॉर्म 0,1। इन दैट केस हमने बोला था कि अगर मैं ले लेता हूँ -2 ln x
दिस फॉलोज काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये चीज हमने वहां पे पढ़ी थी, ठीक है। जनरल टेंडेंसी एफएमएस में गिवन है, बाहर से कुछ भी नहीं है। एफएमएस में साफ साफ वर्ड्स में, शायद राइट हैंड साइड पे कोई पेज है उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो log x है, तो मेरे को कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि इसमें कुछ मैनिपुलेट करूंगा मैं थोड़ा सा, कि मैं लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी सच दैट 4 ln x, ठीक है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ओके। उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे -2 ln x डिवाइडेड बाय -1, ठीक है। उसके बाद मैं अगली टर्म में लिख लेता हूँ -3, क्योंकि उधर कुछ है नहीं एज सच, तो ग्रेटर देन 0, कुछ ये लिखा मैंने, ठीक है। कहीं पे गलती हो जाए तो देख लेना, होनी तो नहीं चाहिए, जितना मेरे को आता है उसके अकॉर्डिंग तो सही चल रहा हूँ मैं अभी तक। तो अभी मैंने देख लिया कि जो मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी, दिस विल फॉलो काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मैं इस पूरी वैल्यू को नाम दे देता हूँ y, ओके। दिस y फॉलोइंग काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी बाहर का नहीं था, सिंपल चीज है। अब मैं अगर y का स्क्वायर करता हूँ, दैट इक्वल टू 4 ln x का स्क्वायर, ओके। दिस विल फॉलो एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी फॉलो करेगा, मेरे को कुछ नहीं मतलब, इससे कोई मतलब ही नहीं है, मेरा कोई काम ही नहीं इससे। तो मैं वापस इसके ऊपर ही आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है, इसके बारे में मेरे को पता चल गया कि ये हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्रोबेबिलिटी दैट वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस, तो ये माइनस में ये था, ठीक है। तो इसको अगर मैं इधर लिख लेता हूँ -1 को, सो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू कितनी है y -3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका कहाँ पे यूज होगा आगे देखेंगे, अभी ये चीज मेरे को पता चल गई, यहाँ पे कुछ ऐसा है। इसके बाद 4 को हम सोल्व करेंगे, सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी y स्क्वायर -4y -3 12 ग्रेटर देन 0। इसके रूट बनाएंगे तो 6 और 2, तो प्रोबेबिलिटी y स्क्वायर -6y +2y -12 ग्रेटर देन 0, सो y -6 +2 y -6, तो इसके रूट बन गया हमारे पास, एक 6 हो गया और एक -2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y का रोल यहाँ पे आएगा, जो हमने यहाँ पे y पढ़ा था, इसका यहाँ पे रोल आ जाएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा नीचे चलते हैं, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि प्रोबेबिलिटी बताओ सच दैट y -6 इंटू y +2 ग्रेटर देन 0। तो वेविक और मेथड बनाते हैं यहाँ पे हम वापस, 6 -2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये y हमारे पास था, काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा था विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये पार्ट तो हटा दो चाहिए, ये किसी काम का नहीं, ये वाला पार्ट बचेगा। सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी सच दैट y इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। अब y मेरे पास था काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। अब ये हो गया। अब कोई बोलेगा भैया काई स्क्वायर को मैं कैसे सोल्व करूंगा, तो कैसे करूंगा उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो अगर तुम ऑप्शन को थोड़ा सा देख पाओगे, अगर ऑप्शन को हम देखते हैं, ऑप्शन तो चलो आंसर है, तो हम ऊपर जो वैल्यूज दे रखी है उनको देखते हैं। उसने बोला है अल्फा -2 टाइम्स log ऑफ बीटा, ओके। सो हमें जो फाइंड आउट करना है, वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, अल्फा -2 टाइम्स log ऑफ बीटा, और बीटा की वैल्यू हमने क्या बता दी, प्रोबेबिलिटी y इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है हमें। तो हमें ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है कि बीटा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन 6। अब जनरल टेंडेंसी है, कोई यहाँ पे आके छोड़ देगा कि यार मेरे से अब आगे होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि y को हमने बोल दिया कि काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉलो कर रहा है, इसको हम यूज करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम वापस पीछे वाली चीज के ऊपर जाएंगे कि y हमारे पास था क्या, y इक्वल टू -2 ln x, ये वैल्यू थी हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे मैं इसको रिप्लेस करूंगा, सो बीटा विल बी प्रोबेबिलिटी सच दैट -2 ln x ग्रेटर देन 6, सो दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ln x लेस देन 3 और -3, ठीक है। ये चीज हो गई हमारे पास। अब यहाँ से क्या हो गया, इस ln को सोल्व करेंगे, सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी x लेस देन e रेज़ टू द पावर -3, ठीक है। बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसको अगर मैं सोल्व करूं, तो x के बारे में हमें पता था कि x हमारे पास यूनिफॉर्म को फॉलो करेगा 0,1 को, सो दिस विल बी, ये मतलब e रेज़ टू द पावर -3 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यूनिफॉर्म 0,1 है, तो सिंपल सी बात है। सो बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास e रेज़ टू द पावर -3, हमें -2
log बीटा, तो log लेता हूं तो -3, सो ln बीटा विल बी -3 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -2 इंटू -3 दैट इज 6, तो ये वैल्यू आ गई अल्फा प्लस 6, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू थी 1/3 प्लस 6, तो 6 3 18 और 1 19, 19/3, ठीक है। सो 19/3 हमारे पास सिंपल सा इसका आंसर था, ऑप्शन बी आई गेस, ठीक है। तो ऑप्शन बी में हमारे पास इसका आंसर है कि 19/3। तो इसमें ऐसे बहुत कुछ नहीं था, एक बेसिक सी चीजें थी कि क्वाड्रेटिक सोल्व करनी थी 2 बार, तो है कि भाई थोड़ा लेंथी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, तो बिल्कुल इजीली तो नहीं होगा, क्योंकि एनएटी वाला पार्ट थोड़ा इजी होता है। जो यहाँ पे सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 11 से ले लो, 11 से लेके 30 तक जो क्वेश्चन होते हैं, दे आर क्वाइट लेंथी और उनमें थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन भी कुछ ऐसा दिखेगा कि होगा ही नहीं भाई ये तो मेरे से, ठीक है, लेकिन हो जाता है अगर थोड़ा सा मतलब पेशेंस के साथ करोगे। तो मैं तो एक्सप्लेन कर रहा था, टाइम लगा, खुद से करोगे तो वही 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो ये चीज क्या होती है, मतलब एक काफी इजी सा टॉपिक है, ठीक है, मतलब काफी इजी चीज है, लेकिन करते नहीं है, छोड़ देते हैं। इन्फ्लुएंस में मतलब जनरल टेंडेंसी होती है कि इन्फ्लुएंस पढ़ते नहीं है बच्चे तमीज से, ठीक है, ऊपर ऊपर से तो पढ़ते हैं, मैंने भी ऊपर ऊपर से बहुत बार पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर ही बात करते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर वाला क्वेश्चन आया है, ये 2021 में आया था पहली बार। उससे पहले शायद जब सब्जेक्टिव होता होगा उस टाइम में आया होगा, उसके बाद से नहीं आया था। जब से सब्जेक्टिव हो रहा था उसमें पहली बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो थिंग इज इसके चांस बहुत कम है। सबसे पहली बात तो कि कुछ ऐसा टॉपिक जो कभी नहीं आया हो, तो उसकी टेंडेंसी है कि हाँ भाई एक बार आ भी गया, 2 नंबर का है तो ये है, रिस्क ले सकते हैं। और वो भी है कि नहीं भी आए, ठीक है। तो नहीं पढ़ा होगा तो 2 नंबर का छूट भी रहा हो, अगर नहीं हो रहा हो तो उस पर ये नहीं कि भैया मेरे को इन्फ्लुएंस आता है मैं करके ही मानूंगा, ठीक है। तो किस क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, क्योंकि अगर तुम एक क्वेश्चन छोड़ दोगे जिसको तुम्हें सोचना पड़ रहा है, उसके जगह पे तुम 2 क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर नहीं अड़ना कि इन्फ्लुएंस तो मेरा बेस्ट है, मेरे को सब आता है, आई एम हीरो, तो छोड़ देना है, ठीक है, ज्यादा हीरोगिरी नहीं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इसने बोला कि यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर होता क्या है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो इसका नाम इसको बोल रहे हैं कि मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा जिसका वेरिएंस मिनिमम होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लेमन शेफे जो थे, उन्होंने एक रूल दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि सपोज मेरे पास एक पॉपुलेशन है जो सम पैरामीटर थीटा के ऊपर फॉलो कर रही है, ठीक है, ये पॉइजन नहीं है, कुछ भी कोई भी पॉपुलेशन हो सकती है। इस पॉपुलेशन से मैंने एक पैरामीटर और फंक्शन का मतलब फंक्शनल पैरामीटर बनाया गामा थीटा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, अगर कोई तुम्हें बोलता है कि इसका तुम्हें यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए तुम एक चीज करोगे, सबसे पहले तुम इसके लिए कंप्लीट प्लस सफिशिएंट एस्टिमेटर फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और अज्यूम कर लो कि एस्टिमेटर हमारे पास एस है, दिस एस इज सफिशिएंट प्लस कंप्लीट, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला था कि तुम एक फंक्शन बनाओगे इस एस का, ठीक है। सो फंक्शन मैं मान लेता हूं एफ ऑफ एस, तो दिस फंक्शन ऑफ कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है। फिर इन्होंने बोला था कि तुम इस फंक्शन की जब एक्सपेक्टेशन निकालोगे, this will be coming out to be gamma theta, that means this estimator is unbiased estimator, सबसे पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, जो ये एस्टिमेटर होगा जो इस फॉर्मेट में बना होगा कंप्लीट प्लस सफिशिएंसी का यूज करते हुए, दिस विल बी यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लेंगे, दिस इज यूनिक, ठीक है। 2-3 चीजें थी ये हमें याद रखनी है, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। एज सच कुछ भी नहीं है, बस हमें क्या करना है, ये वाला फंक्शन फाइंड आउट करना है कि अगर हमें ये वाला फंक्शन फाइंड आउट कर पाए इस वाले, इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। इसका एस्टिमेटर निकालना है तो इसको हम फंक्शन ऑफ पैरामीटर बोलेंगे, क्योंकि पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमें बस फंक्शन निकालना है इसके लिए जो एफ ऑफ एस बनेगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इसने बोला कि मेरे पास क्या है, एक्स मेरे पास फॉलो कर रहा है
पॉइजन विथ थीटा, ठीक है। फिर इसने टी एस्टिमेटर दिया, दिस टी एस्टिमेटर इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1:n xi, ठीक है। इसने एस्टिमेटर दे दिया हमें कुछ ऐसा। अब बात करते हैं कि भाई इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो इसको देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि जो पॉपुलेशन का पैरामीटर था थीटा, ठीक है, इस थीटा के लिए सफिशिएंट है ये, ठीक है। मतलब थीटा के लिए अगर मैं एक एस्टिमेटर देखना चाहूँ, पॉइजन है तो हमारे पास एक्स बार होता है, तो एक्स बार क्या होता है समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अगर तुम्हें कोई समेशन एक्स आई दे पा रहा है तो एन का तो हमें पता ही पहले से, सो दिस विल बी सफिशिएंट, ठीक है। जो ये वाली चीजें सफिशिएंट होगी। अब बात करते हैं, कोई बोले कि भैया मेरे को सफिशिएंट पता चल गया, ये कैसे पता चला कि ये कंप्लीट भी होगा। तो अगर तुमने मेरी वीडियो देखी होंगी जहाँ पे मैंने इन्फ्रेंस पढ़ा रखा है, उसमें मैंने बताया है कि अगर हमें सफिशिएंट पता चल जाता है तो कंप्लीट कैसे बताएंगे। सपोज करो कि मेरे पास पॉपुलेशन थी, वो किसी पैरामीटर थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही थी, तो मैंने इसकी सफिशिएंसी चेक की, तो मेरे पास एक एस्टिमेटर आ गया, से टी आ गया, ठीक है। ये सफिशिएंट है किसके लिए, थीटा के लिए। तो नंबर ऑफ एस्टिमेटर कितने हैं 1, और नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं 1, इन दैट केस दिस विल बी कंप्लीट ऑल्सो, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा आता है कि T1 और T2 ये दोनों मिलके इसको एस्टिमेट कर पा रहे हैं सफिशिएंटली, ठीक है। सफिशिएंसी जहाँ पे पढ़ा है वहां पे मैंने बोला है कि अगर मेरे पास कुछ एस्टिमेटर चला, 2 एस्टिमेटर हैं, 3 एस्टिमेटर हैं, वो बन के किसी एक को एस्टिमेट कर पा रहे हैं, और मैं वहां पे बोल रहा हूँ कि दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट, इन दैट केस अगर मेरे पास पैरामीटर सिंगल है और एस्टिमेटर डबल ट्रिपल कितने भी हैं, इन दैट केस ये कंप्लीट नहीं होगा। अब एक और चीज थी, अगर मेरे पास T1, T2 these are estimating some parameter theta1, theta2, in that case ये jointly sufficient होंगे और complete भी होंगे, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, मैंने मेरे वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो फॉलो करेंगे वीडियो को, मतलब वीडियो में सब है, बाकी बुक में भी सब है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे इस क्वेश्चन के ऊपर, कहाँ पे आ गया मैं, ओके। तो मैं था कुछ यहाँ पे कि मेरे पास जो फंक्शन था दिस गामा थीटा, दिस इक्वल टू ई रेज टू द पावर -2 थीटा, थीटा रेज टू द पावर 3, हमें इसके लिए फाइंड आउट करना है। अब मेरे को पता चल गया कि जो टी मेरे पास है वो जॉइंटली सफिशिएंट भी है और कंप्लीट भी है, तो इसका यूज करेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर डालेंगे मेरे पास, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पे टी ले लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि यही है मेरे पास जो भी है, इसका ही मैं यूज करूंगा। एफ ऑफ टी दिस विल बी गामा थीटा, दैट इज दिस थिंग, ठीक है। हमें बस एफ ऑफ टी फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेशन लिख रखा है, उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन को अगर मैं सोल्व करना स्टार्ट करूंगा, सो दिस विल बी समेशन टी रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी, जो मेरे को फाइंड आउट करना है। आई डोंट हैव दिस वैल्यू, सो टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, टी मेरे पास क्या था समेशन एक्स आई मेरे पास पॉइजन को फॉलो कर रहे थे, दिस विल बी पॉइजन विद एम एन थीटा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस एन थीटा रेज टू द पावर टी डिवाइडेड बाय टी फैक्टोरियल, दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या वैल्यूज होगी, ई रेज टू द पावर -2 थीटा, थीटा रेज टू द पावर 3, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया। अब देखो मतलब इसको मैं कैसे कंपेयर करूं, सबसे पहली बात इधर समेशन, अगर मैं समेशन को सोल्व कर पाऊंगा तो हो पाएगा, या फिर जो इस साइड में जो राइट हैंड साइड में लिखा है इसको समेशन फॉर्मेट में लिख पाए तो कुछ कर पाऊंगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देखूं कि मेरे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, कुछ ऐसा है, कुछ भी है, तो ये वाला समेशन किसके ऊपर है, टी के ऊपर है, तो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आ जाओ। तो इसको जैसे बाहर लेके आऊंगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस एन थीटा समेशन टी रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। सो एफ ऑफ टी एन थीटा रेज़ टू द पावर टी डिवाइडेड बाय टी फैक्टोरियल इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर -2 थीटा, थीटा रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ। इसके बाद ये कांस्टेंट है तो इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, इसके साथ इसका टाई अप होगा, सो दिस विल बी लाइक समेशन टी रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी और एन थीटा रेज टू द पावर टी डिवाइडेड बाय टी फैक्टोरियल, दिस विल बी इक्वल टू ई रेज टू द पावर -2 थीटा प्लस एन थीटा, थीटा रेज टू द पावर 3, सो दिस विल बी ई रेज टू द पावर एन थीटा एन -2 थीटा रेज टू द पावर 3, मेरे पास कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब बात करते हैं भैया, अब भी मेरे पास तो समेशन की फॉर्मेट में रह गया और इधर विदाउट समेशन है, तो सिंपल सी बात है, इस साइड में तो मैं कुछ सोल्व कर नहीं सकता क्योंकि फंक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड में कुछ करूंगा। तो अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन, वो क्या होता है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पे मेरे पास कौन सी वैल्यू है, ई रेज़ टू द पावर थीटा एन -2, इसको समेशन फॉर्मेट में लिख दो, सो दिस विल बी समेशन लाइक वी हैव
वैल्यू आर रनिंग फ्रॉम 0 to infinity. ओके, सो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा यार, बता दो कोई. n-2 raised to the power r divided by r factorial dot theta raised to the power 3. ठीक है, कुछ ऐसा बन गया मेरे पास. ठीक है, तो थीटा की यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरे पास. थीटा को अगर मैं यहाँ पे सम अप करता हूँ, सो थीटा की पावर हो गई r+3. ठीक है, राइट हैंड साइड में समेशन के अंदर. अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा रेज़ टू द पावर t, सो t विल बी r+3. यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मेरे को पता चली. अब इसको इस फॉर्मेट में लिख दो, तो लिख दो इसको. तो इधर मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया t रनिंग फ्रॉम 0 to infinity f of t and theta raised to the power t divided by t factorial. This will be running from कितना हो जाएगा ये, n-2 raised to the power, r की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे, r इक्वल टू t-3, सो t-3. ठीक है, और क्या चीज होगी इधर, डॉट थीटा रेज़ टू द पावर t डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है हमारे पास t+t-3 का फैक्टोरियल. ठीक है, अब तुम कंपेयर कर लो. यहाँ पे जैसे कंपेयर करोगे तो ये वाली चीज को ले लो और इसको इससे कंपेयर कर दो. ठीक है, जैसे कंपेयर करोगे तो n थीटा वगैरह है, ये वैल्यूज n वाली वैल्यू कुछ बचेगी यहाँ पे, ये वाली चीज ये कैंसिल हो जाएगी. t को फिर से कैंसिल करोगे तो यहाँ से क्या इक्वेट करते जाओ इन वैल्यूज को, तो f ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास t की टर्म्स में और n की टर्म्स में. ठीक है, तो इसको जैसे कंपेयर करोगे तो आंसर आ जाएगा. तो आंसर इसका शायद कौन सा था, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा था, तो शायद ऑप्शन ए था शायद. ठीक है, बी भी हो सकता है, मेरे को याद नहीं है. ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इक्वेट करना था. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए था कि हम लेमन शेफे का यूज करेंगे, वो हमें क्या बोलते थे, उसकी थ्योरम पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट पता होनी चाहिए. ठीक है, तो आज के वीडियो में हमारे पास कुछ इतना ही था. क्वेश्चन नंबर कौन से थे, ओके, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हमने आज डिस्कस किए. तो ये काफी सही क्वेश्चन थे, मतलब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे. तो अगर किसी से हो पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो पाते तो भैया थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लो. ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया है. तो काफी बच्चे बोलते हैं कि भैया कट ऑफ क्या रहेंगी, क्या रहती है. ठीक है, क्या रहेंगी वो तो मैं क्या कोई नहीं बता सकता. अगर कोई बोल भी रहा है ये कट ऑफ रहेगी तो वो गलत बोल रहा है, किसी को नहीं पता. हो सकता है भाई तू नहीं पढ़ रहा लेकिन तेरे साथ वाला बहुत ज्यादा पढ़ रहा हो. ठीक है, तो वो डेविएट कर सकता है ना. तो अब बात करते हैं आज वाले वीडियो में कि हमने जो 18 क्वेश्चन किए, तो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास थे वो 1 मार्क्स के थे. ठीक है, तो इक्वेट हो गए 10 मार्क्स से. गंदी सी राइटिंग लिख दी मैंने. ठीक है, 11 से लेके 18 हमने किए, सो दिस विल बी 2 मार्क्स. ठीक है, ये बन गए 16. इनको सम अप करेंगे 26. सो कट ऑफ वाली बात है कि अगर कितना भी हाई जाता है कट ऑफ, दिस 26 कट ऑफ 26 मार्क्स ये SC और ST के लिए सफिशिएंट होते हैं. ठीक है, आज तक की ऑब्जर्वेशन है कि अगर तुम 25+ मार्क्स लेके आ रहे हो SC या ST में, तो देयर इज ए हायर चांस कि तुम किसी ना किसी IIT में जा रहे हो. और इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, जैसे मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं. ठीक है, 1 से लेकर 18 में कुछ भी ऐसा नहीं था जो FMS से बाहर से यूज हुआ. बहुत सिंपल था और बहुत ही आसान पेपर था. ठीक है, अभी तक का. तो आगे का हम देखते रहेंगे क्या क्या होता है. तो अगर SC ST में कोई है तो उसके लिए काफी इजी बन जाता है, क्योंकि हमने 18 क्वेश्चन देखे वो सारे हो गए. ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, सिंपल चीजें भी पढ़ी तो भी हो गया अगर कैटेगरी में हो तो. ठीक है, तो ये था हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी के ऊपर. आगे वाले वीडियो में हम थोड़े और कवर करेंगे, तो उसमें हम OBC वाली कट ऑफ के ऊपर बात कर लेंगे. उसके बाद हम जनरल की कट ऑफ पे भी बात करेंगे, जनरल की काफी हाई रहती है. ठीक है, सो यू गाइज नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर. उसके बाद एक और बात की, मतलब काफी बच्चे मेल कर देते हैं, कुछ मैसेज कर देते हैं कि भैया थोड़ी गाइडेंस. तो थोड़ी गाइडेंस क्या होती है आई डोंट नो. तो अब मैं हर एक को पर्सनली मैसेज पे रिप्लाई करूं या फिर मेल लिखूं या किसी से बात करूं फोन पे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो वी विल ट्राई कि आज कितनी डेट है 25, तो वी विल ट्राई कि हम 27 तारीख को इवनिंग में, ठीक है, 27 नवंबर 2021, और टाइम मैं फ्री कब, लाइक 5 PM. ओके, 27 तारीख को 5 PM वी विल बी हैविंग ए जूम मीटिंग. ठीक है, मेरे साथ एक इंटरेक्शन सेशन होगा जिसमें हम बात कर लेंगे कि हाँ भाई 2 महीने बचे हैं, तो इस वे में हम 2 महीने को कैसे यूटिलाइज करें, कहाँ पे क्या कमी रह गई वो आप सब लोग बताएंगे. मैं ट्राई करूंगा कि मैं जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, पर्सनली तो बता नहीं सकता किसी को कि हाँ भैया कुछ ये कर ले, फिर दूसरे दिन अगले को बता रहा हूँ. तो जूम मीटिंग होगी तो किसी को कुछ भी पूछना हो तो इस मीटिंग में आ जाएगा.
इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज वाली वीडियो में ही नीचे, कि क्लास शेड्यूल कर दूंगा एक, कि जो हमारे पास होगी कि 27 को 5 PM। ठीक है, याद रखेंगे ये हमारे पास एक जूम मीटिंग है। इसके बाद अगर किसी ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस मीटिंग में आ जाएंगे, इसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि किसको क्या दिक्कत आ रही है, उसके हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमारे पास यही था, एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट थी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, सो दैट वी कैन हैव ए बेटर इंटरेक्शन सेशन, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।